स्वागत है आप लोगों का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में। इस सीरीज में मैं बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी सब्जेक्ट के 9 से 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है और उसके आंसर करवाने वाला हूं, जो हर साल एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो अगर आप इन क्वेश्चंस आंसर को कर लेते हो तो आप लोगों को कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिलेबस में भाई टोटल आप लोगों की 5 यूनिट दी गई हैं। इन पांचों यूनिट से भी जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इन्हीं 9 से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर में ही कवर अप कर दिए हैं। तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ये 9 से 10 ही क्वेश्चन आंसर करने हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं करना। अब जो आप अपनी स्क्रीन पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हो, ये वही 9 से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों को इस सीरीज में करवाए जा रहे हैं, जिनमें से भाई आप लोगों का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आप लोगों को करवा चुका हूं प्रीवियस वीडियो में। सारी वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। बात करते हैं भाई अपनी यूनिट की, नारीवाद और उत्तर आधुनिकतावाद। तो बेसिकली भाई इस यूनिट से टोटल 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के एग्जाम में, एक तो नारीवाद के ऊपर, दूसरा उत्तर आधुनिकता के ऊपर। तो इस वीडियो में भाई मैं आप लोगों को नारीवाद क्लियर करूंगा और अगली वीडियो में उत्तर आधुनिकवाद आप लोगों को क्लियर करूंगा। अब नारीवाद से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है वो आप लोगों को आपकी स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। सिंपली क्वेश्चन में भाई आप लोगों से यही पूछा जाता है कि सबसे पहले तो आप लोगों को नारीवाद जो दृष्टिकोण है, ये जो विचारधारा है, इसका मतलब बताना होता है, अर्थ बताना होता है। फिर भाई इस विचारधारा का विकास कैसे हुआ, शुरुआत कैसे हुई, ये सब चीजें बतानी होती है। और इन सब के साथ साथ भाई आप लोगों से एग्जाम में मूल सिद्धांत या मुख्य उपागम भी पूछ लिए जाते हैं, या कभी कभी भाई आप लोगों से लिंग या जेंडर के बारे में भी पूछ लेते हैं। और कभी कभी भाई आप लोगों को अपना आंसर अच्छा बनाने के लिए भाई इसकी चुनौतियां वगैरह भी बतानी होती हैं, और नारीवाद के जो भी प्रकार वगैरह हैं वो सब भी आप लोगों को बताने होते हैं। तो टेंशन मत लो भाई, ये जो सारे आप क्वेश्चन देख रहे हो अपनी स्क्रीन पे, ये सारे क्वेश्चन भाई नारीवाद से रिलेटेड है और एक ही क्वेश्चन है, इनका आंसर जो है एक ही होने वाला है। बस एग्जाम में आप लोगों से ये क्वेश्चन घुमा फिरा के हर साल अलग अलग टाइप से पूछ लिया जाता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को स्क्रीन पे दिखा रखे हैं अलग अलग टाइप से क्वेश्चन। मैं आप लोगों को आंसर इतने अच्छे तरीके से करा दूंगा कि आप लोगों से किसी भी टाइप से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ ले तो आप जो है सारा आंसर अच्छे से लिख के आ जाओगे। क्या होता है भाई नारीवाद आंदोलन, मैं आप लोगों को थोड़ा समझाता हूं। तो नारीवाद एक ऐसी सोच का नाम है जिसमें भाई क्या होता है, महिलाओं के पक्ष में बात की जाती है, महिलाओं के सपोर्ट में जो है बात की जाती है। इसलिए हम भाई जो भी लोग नारीवाद विचारधारा रखते हैं, यानी कि नारीवादी सोच रखते हैं, उन लोगों को हम बोलते हैं नारीवादी लोग, क्योंकि भाई वो क्या करते हैं, महिलाओं के पक्ष में ही बात करते हैं, महिलाओं के फायदे की बात करते हैं और महिला को सपोर्ट करने की बात करते हैं। तो उन सबको ही बोला जाता है नारीवाद या नारीवादी लोग। नारियों के लिए, महिलाओं के लिए, स्त्रियों के लिए भाई समानता के लिए आंदोलन करना, अधिकार के लिए आंदोलन करना, और जो उनके साथ भेदभाव वगैरह हो रहा है उसके विरुद्ध आंदोलन करना, तो इसी चीज को हम बोलते हैं नारीवादी आंदोलन। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब भाई नारीवादी आंदोलन तो आप लोगों को समझ में आ गया, तो थोड़ा इसका इतिहास जान लेते हैं भाई कि नारीवादी आंदोलन आया कहां से, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। ये जो आप नारीवाद शब्द देखते हो ना भाई, इसका जो उदय हुआ है, यानी कि ये जो नारीवाद शब्द आया है ये भाई 19वीं शताब्दी के बाद आया है। लेकिन जो नारीवादी आंदोलन है, यानी कि महिलाओं के लिए जो आंदोलन होते रहे हैं, उसका इतिहास बहुत ज्यादा पुराना है। बेशक ये शब्द 19वीं शताब्दी के बाद आया, लेकिन जो आंदोलन वगैरह महिलाओं के लिए लड़े गए हैं उसका इतिहास ऑलरेडी बहुत पुराना है, वो बहुत पुराने समय से ही होते आ रहे हैं। अब वो कैसे भाई, एग्जाम्पल देता हूं आपको। क्या हुआ था भाई, 1405 में इटली में पहली बार भाई एक इंसान थे, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था भाई क्रिस्टिन दा पिसाना। अब ये भाई मेल थी या फीमेल थी वो मुझे नहीं पता, क्योंकि नाम से भाई समझ में नहीं आ रहा। बाकी आप इसके ऊपर रिसर्च करना चाहो तो कर लेना। तो भाई ये एक व्यक्ति थे क्रिस्टिन दी पिसान। तो इन्होंने भाई पहली बार जो है महिलाओं के ऊपर जो है एक बुक लिखी, जिसमें भाई महिलाओं के अधिकारों के बारे में बताया गया था। उनकी बुक का नाम क्या था भाई, बुक ऑफ द सिटी ऑफ लेडीज। तो ये उनकी बुक का नाम था, और सबसे पहले इन्होंने ही भाई इटली में 1405 में वर्णन किया था महिलाओं के अधिकार के बारे में, यानी कि महिलाओं के बारे में बोलने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो यही थे, क्रिस्टिन दी पिसान। फिर धीरे धीरे करके भाई ये महिलाओं के लिए बातें जो है धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में फैलने लगी, जैसे इंग्लैंड में फैली, फ्रांस में फैली और जर्मनी वगैरह,
इन सब में भी धीरे धीरे जो है महिलाओं के अधिकारों के लिए भाई बात जो है वो फैलने लगी बहुत तेजी से। लेकिन भाई ये तो हो गई पुरानी बात, यानी कि शुरुआत कहाँ से हुई थी, इतिहास में। लेकिन आज के टाइम पे देखेंगे, आधुनिक समय में देखेंगे तो नारीवाद की शुरुआत आज के समय में भाई किसने करी, वो थी भाई मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट। तो भाई ये नाम देख लेना, थोड़ा अजीब सा है। ये इन्होंने जो है शुरुआत करी थी आधुनिक नारीवाद की। इन्होंने भी भाई एक बुक लिखी थी। बुक का नाम क्या था भाई, इनकी बुक का नाम था विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन। इस बुक के माध्यम से ही भाई इन्होंने जो है नारीवाद के बारे में बताया पूरे विश्व को कि भाई हमें जो है महिलाओं के अधिकार का जो है सम्मान करना चाहिए, महिलाओं को भी समानता देनी चाहिए। और इस बुक में भाई फ्रांस की क्रांति वगैरह के बारे में भी लिखा है, क्योंकि भाई इस चीज की शुरुआत जो है महिलाओं के जो अधिकार के लिए आंदोलन वगैरह हुए, इस चीज की कहीं ना कहीं शुरुआत आधुनिक समय में फ्रांस से हुई है। फिर भाई जब 19वीं शताब्दी आई आप लोगों की, तो धीरे धीरे जो नारीवाद विचारधारा थी, यानी कि महिलाओं के पक्ष में बात करना या महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ाई करना, महिलाओं को समानता देना, महिलाओं के साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ लड़ना, इस विचारधारा का जो है भाई बहुत ज्यादा फैलाव हो गया 19वीं शताब्दी के बाद। धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल गई ये विचारधारा। चलो भाई ये तो बात हो गई विश्व की और इतिहास की। अब भारत में बात करें कि भाई भारत में ही नारीवाद वाला जो सिस्टम है, नारीवादी ये विचारधारा है, ये कब स्टार्ट हुई, तो भाई जब भारत में समाज सुधारक आंदोलन हो रहे थे ना, यानी कि भारत में जो है जब पुराने समय में बहुत सारी बुरी बुरी प्रथाएं हुआ करती थी, जैसे सती प्रथा हुआ करती थी, बाल विवाह हुआ करता था और अछूत लोगों के साथ भेदभाव हुआ करता था, और भी भाई बहुत सारी जो है प्रथाएं वगैरह होती थी, रूढ़िवादी प्रथा। तो उस टाइम पे भाई कुछ अच्छे लोग आए, कुछ पढ़े लिखे विद्वान आए, जिन्होंने धीरे धीरे करके जो है समाज को सुधारा। तो उन्हीं को बोलते हैं हम समाज सुधारक आंदोलन। ये सब चीजें भाई आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ी होंगी प्रीवियस क्लास में, अदरवाइज 12th क्लास में तो भाई सबने पढ़ी ही होगी। वहां पे भाई आप लोगों का चैप्टर भी दे रखा था समाज सुधारक आंदोलन के नाम से। तो तब से ही भाई भारत में जो है नारीवादी विचार की शुरुआत हुई थी, जब से भारत में समाज सुधारक आंदोलन शुरू हो गए थे। तो आई होप भाई आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि नारीवाद जो आंदोलन है, पहले इतिहास में सबसे पहले शुरुआत किसने की इसकी, फिर भाई आधुनिक युग में शुरुआत किसने की, और भारत में जो है शुरुआत कहां से हुई नारीवादी आंदोलन की या नारीवादी विचार की। और मैंने आप लोगों को भाई यहाँ पे ये भी पढ़ाया था कि ये जो नारीवाद का विचार है ना, ये भाई सबसे पहले फ्रांसीसी क्रांति के टाइम पे आया था, क्योंकि जो नारीवाद का विचार है ये सबसे पहले भाई फ्रांस में ही उत्पन्न हुआ था आधुनिक टाइम में। तो हुआ क्या था भाई, फ्रांस में ही भाई जो फ्रांस की महिला थी, उन्होंने सबसे पहले भाई ये मांग की कि जब तक महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं होगा, तब तक भाई जो महिलाओं के साथ भेदभाव वगैरह होते हैं ना लिंग के आधार पे, यानी कि जेंडर के आधार पे जो भेदभाव होते हैं कि तुम पुरुष हो और तुम महिला हो तो तुम्हारे अलग अलग अधिकार हैं, तुम असमान हो, महिला हो तो तुम्हें नीचे दब के रहना चाहिए, तो ये भेदभाव वगैरह जो है तब तक होते रहेंगे, ऐसा कहा फ्रांस की महिलाओं ने। वहां पे उन्होंने ये बोला कि भाई हमें वोट का अधिकार दो, अदरवाइज जो है ये जो भेदभाव हमारे साथ होते हैं ये जिंदगी भर कभी भी खत्म नहीं होंगे। फिर भाई संयुक्त राष्ट्र जो अमेरिका है, उसमें भाई 1848 में बहुत ज्यादा फेमस एक आंदोलन हुआ, एक सम्मेलन कह सकते हो आप, यानी कि बैठक कह सकते हो। तो इस बैठक का नाम क्या था भाई, सेनेका फॉल्स। नाम थोड़े अजीब से हैं, याद रखना रख लीजिएगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। तो उस सम्मेलन में भाई क्या हुआ था, उसमें पहली बार भाई महिलाओं के अधिकार को लेकर भाई पहली बार जो है आंदोलन छेड़ा गया था, मतलब आंदोलन हुआ था उस सम्मेलन के दौरान। ये हम अमेरिका की बात कर रहे हैं, ठीक है भाई। फिर बाद में भाई धीरे धीरे अमेरिका में ही भाई 1869 में जाके स्टेटन और सुसान बी एंटोनी, इन दोनों ने भाई महिलाओं के चुनाव में मतदान देने के अधिकार को लेकर जो है आंदोलन शुरू कर दिया, यानी कि महिलाओं के वोट डालने के अधिकार को लेकर उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया था अमेरिका में। फिर धीरे धीरे भाई पूरे विश्व में आंदोलन वगैरह होने लग गए। इस प्रकार भाई 1893 में न्यूजीलैंड ने जाके सबसे पहले महिलाओं को वोट डालने का अधिकार जो है दिया था उन्हें, न्यूजीलैंड ने। तो ये आप थोड़ा अपनी बेसिक नॉलेज के लिए भी याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछे कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में भी कि भाई सबसे पहले जो है महिलाओं को वोट देने का अधिकार कौन से देश ने दिया था, तो भाई न्यूजीलैंड ने दिया था और 1893 में दिया था। इसके बाद भाई धीरे धीरे 1918 और 1920 में यूनाइटेड किंगडम, यानी कि ब्रिटेन आप कह सकते हो, ग्रेट ब्रिटेन,
और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने भी महिलाओं को मतदान का अधिकार दे दिया, यानी कि वोट डालने का धीरे धीरे अधिकार इन सारे देशों ने भी दे दिया। लेकिन जो सबसे पहले दिया था वोट डालने का अधिकार वो न्यूजीलैंड ने दिया था, तो याद रखिएगा इस चीज को। अब ये सब देखते हुए भाई ये जो नारीत्व का विचारधारा थी, यानी कि नारीवादी विचारधारा थी, ये धीरे धीरे पूरे विश्व में जो है फैल गई। और 20वीं शताब्दी तक आते आते भाई जो नारी थी यानी कि महिलाएं वगैरह थी, उन्होंने खुद की जो है पार्टीज वगैरह बनानी शुरू कर दी, खुद के संगठन वगैरह जो है बनाने शुरू कर दिए। पहले भाई महिलाओं की कोई भी पार्टी वगैरह कोई संगठन वगैरह नहीं हुआ करते थे। जैसे भाई 1903 में हम देखेंगे कि एमिलिन पंक हस्टर ने यूनाइटेड किंगडम में भाई क्या करा, महिलाओं के लिए, नारियों के लिए भाई सामाजिक व राजनीतिक जो है दल बना दिया, यानी कि पार्टियां जो है बनानी शुरू कर दी इन्होंने। फिर धीरे धीरे भाई जाके जो है 1960 तक नारीत्व का विचार जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया, पूरे विश्व में फैल गया नारीवादी आंदोलन। और इन्हीं सारे छोटे छोटे आंदोलनों से ही भाई शुरुआत हुई नारीवाद विचारधारा की, नारीवाद आंदोलन की। तो आई होप भाई आप लोगों को जो है नारीवाद का इतिहास समझ में आ गया होगा, कहां से भाई नारीवाद जो है आया है और ये नारीवाद आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई, कैसे स्टेप बाय स्टेप जो है सारी चीजें चली, आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। फिर आप जो है मेन विचारधारा जो है नारीवाद विचारधारा उसे एक्सप्लेन कर सकते हो। मैंने आप लोगों को ऊपर शॉर्टली बता दी थी, लेकिन अब इसके बारे में थोड़ा डीप में यहाँ पे जान लेते हैं, 2-4 बातें, ताकि पेपर में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे भाई। अब ये जो नारीवाद विचारधारा है ना, या अवधारणा बोल लो, विचारधारा कह लो, दृष्टिकोण कह लो, ये सोच कह लो, सब एक ही है। तो इसकी शुरुआत भाई इस वजह से हुई क्योंकि लोग जो है वो विश्वास करते थे, वो ये मानते थे कि जो स्त्रियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो पुरुष की तुलना में बहुत ज्यादा हानिकारक होती है, हीन होती हैं। अब खुद सोचो भाई, लोगों की ऐसी सोच थी पूरे विश्व में कि जो महिलाएं हैं वो पुरुषों के समान नहीं होती हैं, हानिकारक होती हैं पुरुषों के समान, और हीन होती हैं, कमजोर होती हैं भाई, और नुकसानदायक होती है महिला। ऐसी सोच थी भाई दुनिया में हर किसी की। तभी जाके तो भाई ये नारीवाद आंदोलन जो है, नारीवाद विचारधारा है, तभी तो शुरुआत हुई है। अदरवाइज सब कुछ ठीक ठाक होता तो ये शुरुआत भी क्यों होती नारीवाद की। आगे समझते हैं भाई। ये जो नारीवादी विचारधारा है ना, ये मुख्य रूप से भाई क्या करती है, जो स्त्री और पुरुषों में भेदभाव वगैरह होते हैं ना, उससे जुड़ी हुई है, यानी कि उससे रिलेटेड ही बात करती है। ये कहती है कि भाई स्त्री और पुरुष सब समान हैं और स्त्रियों के साथ भेदभाव वगैरह नहीं होना चाहिए, लैंगिक भेदभाव नहीं होना चाहिए कि भाई उनका जेंडर अलग है तो तुम उनके साथ भेदभाव करोगे, उन्हें नीचा दिखाओगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ भाई ये स्त्रियों की भूमिका और अधिकारों से भी संबंधित है, यानी कि स्त्रियों की महत्व के बारे में भी बताती है ये विचारधारा, और उनके अधिकार जो है उनके बारे में भी बताती है विचारधारा। साथ ही साथ भाई इस विचारधारा में जो स्त्रियों के साथ अन्याय हो रहे हैं ना बहुत सारे पूरे विश्व में, उन पर भाई पूरे विश्व का ध्यान जो है केंद्रित करती है, ध्यान लाती है सभी लोगों का कि ऐसे ऐसे देखो भाई यहाँ पे जो है स्त्रियों के साथ अन्याय हो रहा है। फिर साथ ही साथ भाई उस अन्याय का सॉल्यूशन भी बताती है, उपाय भी बताती है। इस विचारधारा को मानने वाले लोग भाई क्या कहते हैं, जो स्त्री पुरुष में भेदभाव वगैरह हो रहा है ना, अगर हम इसकी जांच पड़ताल वगैरह करेंगे तो जांच पड़ताल सिर्फ जेंडर से ही हो सकती है, बाकी और किसी चीज से नहीं हो सकती है, क्योंकि भाई स्त्री जो है वो पुरुष के समान ही होती है, सिर्फ जेंडर ही तो उनका अलग होता है, बाकी तो हर तरीके से स्त्री जो है पुरुष के समान है। उनकी एबिलिटी भी देखोगे हर चीज पुरुषों से एक्स्ट्रा होगी या तो फिर समान होगी। तो मेनली देखे तो भाई ये स्त्रियों के पक्ष में ही बात करते हैं जो नारीवादी लोग होते हैं। आगे क्या कहते हैं भाई नारीवादी, आगे बोलते हैं कि भाई जो प्रकृति ने स्त्री और पुरुष में अंतर किया है, यानी कि प्रकृति ने जो स्त्री और पुरुष को अलग अलग बनाया है, अलग अलग टाइप का बनाया है, उसी को क्या है समाज आधार मान लेता है और उसी के बेस पर जो है महिला और पुरुष में अंतर करता है। जबकि ऐसा नहीं है, सिर्फ रंग रूप शकल से ही तो भाई अलग बनाया है, बाकी हाथ पैर तो भाई महिलाओं के भी होती हैं, बाकी हर चीज महिलाओं में है। सिर्फ रंग रूप और बॉडी स्ट्रक्चर ही अलग है, बाकी हर चीज जो है महिलाओं में है। तो नारीवाद भाई यही कहते हैं नारीवादी लोग कि जो प्रकृति ने जो स्त्री और पुरुष में थोड़ा अंतर किया है, उसी चीज को भाई बेस मानकर, उसी चीज को आधार मानकर जो है समाज भी अंतर करता है महिलाओं और पुरुष में, जो इलॉजिकल है, जो तर्कसंगत नहीं है, जिसमें कोई लॉजिक नहीं है। और इन्हीं इलॉजिकल बातों की वजह से भाई प्राचीन काल में, यानी कि पुराने समय से ही जो है स्त्रियों को जीवन में कोई भी मान्यता नहीं दी गई, यानी कि उनको कोई भी महत्व नहीं दी गया इन्हीं इलॉजिकल बातों की वजह से। और इसलिए ही भाई स्त्री को जो है दबाया गया, उन्हें हीन स्थिति में रखा गया, ऐसा बोलते हैं भाई नारीवादी लोग। आगे क्या बोलते हैं भाई नारीवादी लोग, आगे नारीवादी लोग बोलते हैं जो स्त्री और पुरुष की जो भिन्न छवि है ना, यानी कि
स्त्री और पुरुष को अलग अलग जो लोग मानते हैं कि अलग अलग भाई इनके अधिकार हैं, अलग अलग होने चाहिए, समान नहीं है दोनों, ये भाई जीव वैज्ञानिक अंतर की वजह से नहीं है, यानी कि प्रकृति ने जो इन्हें अलग बनाया है उसकी वजह से नहीं है पूरी तरीके से, बल्कि समाज में जो हमारी संस्कृति वगैरह है ना उसकी देन है। नारीवादी लोग ये कहते हैं कि भाई समाज में जो संस्कृति है, धर्म है, जो समाज की सोच है, जो हमारा कल्चर है, वही हमें ये सिखाता है कि स्त्री जो है वो कमजोर है पुरुष के मुकाबले में, स्त्री जो है वो इक्वल नहीं है पुरुष के मुकाबले में। तो ऐसा बोलते हैं भाई नारीवादी लोग। आगे क्या बोलते हैं भाई, आगे बताते हैं भाई नारीवादी लोग, और यही मान्यताएं जो है ना, यही जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं हमारी, जो धर्म वगैरह हमें सिखाता है, ये जो मान्यता हमें कल्चर वगैरह सिखाता है कि भाई स्त्री जो कमजोर है, हमेशा झाड़ू पोछे वगैरह के लिए बनी है, तो यही सारी मान्यताएं, यही सोच जो है स्त्री के जीवन को बेकार कर देती है, बिगाड़ देती है, और स्त्री के जीवन पर भाई पुरुष को नियंत्रण को बढ़ावा देती है। आपने देखा होगा यूजुअली भाई पुरुष मेनली क्या करते हैं, जोर दिखाते हैं भाई स्त्रियों पर, तो ये जोर भी इसी वजह से ही है, ये पुरानी सोच वगैरह है ना लोगों की, इसी वजह से जोर दिखा पाते हैं। अदरवाइज भाई किसको हक है कि भाई दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर करे, ये इतना जोर दिखाए भाई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब बोलते हैं नारीवादी। नारीवादी ये और बोलते हैं कि भाई ये जो हमारी संस्कृति में परंपराएं हैं, मान्यताएं वगैरह हैं बेकार की, और इसी से ही जो है पितृसत्ता जो है स्थापित हुई है। पितृसत्ता मतलब कि जो पुरुष को ही महत्व देता है ना, हमारा समाज सिर्फ पुरुष को ही अच्छा मानता है और हर चीज पुरुष के लिए ही सोचता है, और पुरुष को स्त्री के कंपैरिजन में बेहतर बताता है। तो ये सब चीजें भाई किस वजह से स्टार्ट हुई हैं, ये हमारी संस्कृति की देन है सारी। ये संस्कृति में जो जो मान्यताएं बताई गई हैं, जो जो बातें बताई गई हैं, सब उसी की देन है, ऐसा बोलते हैं भाई नारीवादी लोग। और जो एक्चुअल में अगर हम देखेंगे तो ठीक भी कह रहे हैं भाई ये लोग। साथ ही साथ और बताते हैं कि भाई ये जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, यानी कि सिर्फ पुरुष को ही महत्व दिया जाता है समाज में, महिलाओं को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया है शुरू से ही, यही चीज जो है शोषण का कारण बनी है महिलाओं के लिए। यानी कि महिलाओं का शोषण भी इसी वजह से हो रहा है, क्योंकि समाज की सोच ही ऐसी है कि पुरुष महान है, पुरुष ही हर चीज कर सकते हैं, और इसी वजह से जो है महिलाएं दबती जा रही हैं। और इसलिए ही भाई आगे जो है नारीवादी लोग ये कहते हैं कि महिलाओं की ये जो बेकार स्थिति हो गई है ना, ये समाज की वजह से ही है और संस्कृति की वजह से ही है। अदरवाइज भाई प्रकृति ने तो सिर्फ रंग रूप से अलग बनाया है, वैसे जो है भेदभाव वगैरह सारा समाज ने करा, संस्कृति वगैरह ने जो है कराया, और महिलाओं की स्थिति पूरी बिगाड़ दी है, महिलाओं को दबाने की कोशिश करी है समाज ने और संस्कृति ने, जिसको चुनौती दी जानी चाहिए, जिसको मतलब कि खत्म करना चाहिए। तो आई होप भाई आप लोगों को जो है नारीवादी विचारधारा बहुत अच्छे से समझ में आ गए होगी। मेनली ये जो है नारी मतलब नारियों के हित में ही बात करते हैं, और जो एक्चुअल में देखे जो बातें बोली उन्होंने एक तरीके से लॉजिकल भी हैं और ठीक भी हैं। अब भाई यहाँ पे मैं आप लोगों को एक होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क भाई आप लोगों का ये है कि आप लोगों को ये जो टॉपिक दिख रहा है भाई, सेक्स और जेंडर से समाज विभाजन, इस टॉपिक में भाई आप लोगों को अच्छे से सेक्स और जेंडर का मतलब समझाया जाएगा। तो इस टॉपिक को भाई आप लोगों को खुद से पढ़ना है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है और इजी टॉपिक है, इजी लैंग्वेज में मैंने लिख रखा है, आप इजीली जो है समझ में आप लोगों को आ जाएगा। नोट्स का लिंक जो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप इजीली एक्सेस करके इस टॉपिक को अच्छे से समझ के खुद से पढ़ सकते हैं। और जैसे मैंने ये टॉपिक लिखा है पेपर में, अगर आप लोगों से पूछा जाता है तो आप इस टॉपिक को एज इट इज ऐड कर सकते हैं। अब इसके भाई अलग अलग टाइप्स हैं या अलग अलग आयाम आप बोल सकते हो, वो पढ़ेंगे। मेन जो है वो 4 आयाम है और 4 आयाम ही आप लोगों को पढ़ाऊंगा, उन्हीं से ही क्वेश्चन बनता है। बाकी छोटे मोटे और भी हैं, वो चीज मैं आप लोगों को नहीं पढ़ाऊंगा, वहां से कोई आप लोगों के लिए क्वेश्चन नहीं बनेगा पेपर में। तो उन 4 आयाम में या 4 प्रकार में पहला जो प्रकार है भाई वो है आप लोगों का उदारवादी नारीवाद। तो भाई ये जो उदारवादी नारीवाद है ना, ये नारीवाद से जुड़ी हुई भाई बहुत पुरानी विचारधारा है, यानी कि नारीवाद से जुड़ी हुई सबसे पहली विचारधारा आप बोल सकते हो, आरंभिक विचारधारा बोल सकते हो उदारवादी नारीवाद को। और ये उदारवादी नारीवादी विचारधारा भाई क्या करती है, ये उदारवाद के आधार पे, उदारवाद का आधार का मतलब यानी कि नरम तरीके से और काम धंधे वगैरह में जो भाई महिलाओं के साथ भेदभाव वगैरह किया जाता है, इन सबको आधार मान के जो है महिलाओं के अधिकारों की वकालत करते हैं, यानी कि महिलाओं के अधिकार की डिमांड करते हैं कि महिलाओं को भी भाई अधिकार होना चाहिए। और इनका मुद्दा क्या होता है भाई कि जो काम धंधे वगैरह में महिलाओं को कम समझा जाता है, कम आंका जाता है, उनको भाई समान अवसर नहीं दिए जाते, समान मौके वगैरह नहीं दिए जाते, इन सबको बदलना इनका मुद्दा होता है, ठीक है। और ये नरम तरीके से बदलने की बात करते हैं, यानी कि क्रांति वगैरह करने की बात नहीं करते। साथ ही साथ भाई ये कहते हैं ये जो भेदभाव वगैरह किए जाते हैं ना महिलाओं के साथ,
इसे भाई क्रांति करके बदला नहीं जा सकता, बल्कि क्रमिक तरीके से बदला जाता है। क्रमिक तरीका मतलब कि स्टेप बाय स्टेप बदलोगे धीरे धीरे तो सब जो है बदल दिया जाएगा, लेकिन अगर तुम क्रांति कर दोगे तो ये बदलाव जो है नहीं होगा। और ये कहते हैं कि भाई अगर धीरे धीरे करके कानूनी सुधार करेंगे तो ये इस चीज को और भी अच्छा मानते हैं। कहते हैं धीरे धीरे करके हमें कानूनी सुधार करना चाहिए, तब जाके जो है महिलाओं को समानता मिलेगी। आगे क्या कहते हैं भाई, उदारवादी नारीवाद को मानने वाले लोग ये कहते हैं भाई इनका मुख्य विचार ये है, इनकी मुख्य सोच ही ये है कि जो मनुष्य है उसको भाई ईश्वर ने समान बनाया है, यानी कि सभी को, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, सबको ईश्वर ने समान बनाया है। इसलिए भाई ये लोग क्या क्या कहते हैं, महिला और पुरुष जो है इनकी हर एक चीज में समानता होनी चाहिए, इसलिए ये महिला पुरुष की समानता पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं। आगे क्या बोलते हैं भाई ये उदारवादी नारीवादी लोग जो मतलब इस टाइप की सोच रखते हैं, ये लोग आगे बोलते हैं कि भाई जो महिलाओं का समाज में शोषण होता है ना, इसका मेन कारण पता है क्या है? इसका मेन कारण है भाई सामाजिक तौर तरीके, जो समाज में तौर तरीके बनाए हुए हैं ना, इसी वजह से जो है महिलाओं का शोषण हो रहा है, महिलाओं को दबाया जा रहा है। और ये जो सामाजिक तौर तरीके जितने भी बनाए गए हैं, या तो फिर ये पुरुषों ने बनाए हैं, या ये सारे जो सामाजिक तौर तरीके हैं ये सब पुरुष के फायदे के लिए बनाए गए हैं, और इन्हीं तौर तरीकों की वजह से ही जो है महिलाओं का शोषण हो रहा है। लेकिन भाई ये लोग बोलते हैं कि महिला और पुरुष जो है उनकी क्षमता जब समान है तो उन्हें भाई समाज में, राजनीति में और आर्थिक क्षेत्र में यानी कि जॉब वगैरह पर भी समान अवसर मिलने चाहिए। आगे बोलते हैं भाई ये लोग कि समाज ने भाई हमेशा क्या किया है, महिलाओं के ऊपर बोझ डालकर उनकी क्षमता को कम किया है, और साथ ही साथ महिलाओं को भाई उनके निर्णय लेने के कभी भी इजाजत नहीं दी है, और महिला हमेशा से भाई दूसरों के निर्देशों पे यानी कि दूसरों के बातों को मानती आई है। और ये सब किसकी वजह से? ये सब भाई समाज में जितने भी प्रथाएं वगैरह चलती है, समाज के जो तौर तरीके हैं, इसी वजह से है। समाज ने ही क्या करा है, महिलाओं के ऊपर बोझ डाला है सारा, और उनकी क्षमता जो है वो कम कर दिए बोझ डाल के। साथ ही साथ समाज ने भाई ऐसे तौर तरीके बना रखे हैं समाज में, जिसमें क्या है भाई महिलाओं को दूसरों की सुननी पड़ती है, अपने निर्णय वो खुद नहीं ले पाती हैं। आगे भाई ये इन्हीं सब चीजों को तर्क देकर यानी कि इन सब चीजों का लॉजिक देकर ये कहते हैं कि भाई महिलाओं को भी समान अधिकार जो है मिलने चाहिए, उसकी डिमांड जो है ये लोग करते हैं। और इन्हीं लोगों की वजह से जो है महिलाओं को वोट देने का जो है अधिकार मिला है। अब इस विचारधारा को जो मानने वाले लोग हैं उनमें भाई जो मेन लोग हैं वो तो है भाई आप लोगों का पहला है मैरी वॉलस्टनक्राफ्ट, फिर है भाई जे.एस. मिल, बेटी फ्रीडन, कैरोल पैटमैन, और ये लोग भाई सारे इस बात का सपोर्ट करते हैं जितनी भी मैंने आप लोगों को पढ़ाई है। अब पढ़ते हैं भाई हम अगला है भाई हमारा मार्क्सवादी नारीवाद। तो एक चीज मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं भाई, आप मार्क्सवादी नारीवाद मान लो और समाजवादी नारीवाद, इन दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, ऑलमोस्ट जो है सेम बताते हैं सभी लोग, बहुत माइनर सा जो है फर्क है इनमें। देखो भाई ये मार्क्सवादी नारीवाद जो है ये मेनली भाई पूंजीवाद का विरोध करते हैं। पूंजीवाद किसी को ना पता हो तो भाई आप लोगों ने 12th क्लास में पढ़ा होगा, मैं बता देता हूँ शॉर्टली आप लोगों को। देखो भाई ये रहा एक देश में अगर भाई सरकार को ज्यादा इंपॉर्टेंस वगैरह नहीं दी जाए तो समझ लेना यहाँ पे है पूंजीवाद। लाइक अमेरिका आप देखोगे, अमेरिका में क्या हुआ करता था, पहले सरकार को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, सारे जो मेन निर्णय, जो मेन काम धंधे, हर एक चीज मेनली जो होता था वो सब क्या होता था, पूंजीपतियों के हाथ में होता था, यानी कि पैसे वाले लोगों के हाथ में होता था सब कुछ, और सब कुछ उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है चलता था। और यहाँ पे निजी संपत्ति को ज्यादा जोर दिया जाता है, यानी कि प्राइवेट चीजें जो है यहाँ पे ज्यादा होती है, तो ये सबको कहते हैं हम पूंजीवादी वाला सिस्टम। लेकिन ये मार्क्सवादी जो लोग थे भाई ये इस चीज का बहुत ज्यादा विरोध करते थे, और ये इसी चीज का विरोध करते करते जो है नारीवाद का सपोर्ट जो है कर रहे हैं। ये कहते हैं कि भाई जो महिलाओं की स्थिति बेकार हुई है ना, उसका मेन कारण यही है पूंजीवादी व्यवस्था। साथ ही साथ भाई ये समाजवाद का सपोर्ट करते हैं। समाजवाद में क्या होता है, देश में जो सिस्टम होता है भाई ये सारा सरकार के हाथ में मेनली ज्यादा करने पे ध्यान देते हैं। कहते हैं कि सरकार के हाथ में जितना होगा उतना ज्यादा बढ़िया रहेगा, ये ऐसा बोलते हैं। और ऊपर से ये इस चीज का सपोर्ट करते करते ये कहते हैं कि भाई समाज में जो बेकार की प्रथाएं वगैरह हो रही है ना, जैसे कि भाई आप लोगों की सती प्रथा है, दहेज प्रथा है, और भेदभाव वगैरह होते हैं, और बेकार की भाई प्रथा होती है, कर्मकांड वगैरह होते हैं, ये सब चीजें जो है इस चीज का विरोध करते हैं मार्क्सवादी नारीवादी। ये कहते हैं ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए समाज में, इन सब चीजों को खत्म किया जाना चाहिए। और ये भाई बदलाव लाने के लिए जो है हिंसा का भी रूप ले लेते हैं, यानी कि ऊपर जो हमने पढ़े तो उदारवादी वो क्या करते थे, हिंसा बिल्कुल भी नहीं करने पे जोर देते थे, वो कहते थे स्टेप बाय स्टेप चीजें करेंगे। लेकिन ये मार्क्सवादी जो है ये ऐसा जो है नहीं सोचते,
ये कहते हैं कि भाई जो करना है कर लो, चाहे हिंसा करनी पड़े करो, बदलाव लाने के लिए हिंसा करना है, जो करना है वो करो, पर बदलाव लाओ कैसे ना तैसे करके इन सब चीजों में। आई होप आप लोगों को मोटे मोटे तौर पे जो समझ में आ गई होगी मार्क्सवादी नारीवाद। अब समझते हैं भाई स्टेप बाय स्टेप। देखो भाई इस विचारधारा के जो मेन बंदे हैं वो है हमारे मार्क्स और एंगेल्स। ये दो बहुत बड़े विद्वान हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं। तो ये दो बंदे हैं, इन्होंने भाई अपने शुरुआती वर्षों में जो है महिलाओं के प्रश्न पर भाई बहुत ज्यादा जो है बहुत कम बात की। क्यों? क्योंकि भाई इन्हें ये लगता था कि अगर किसी समाज में समाजवाद होगा तो वहां पे महिला जो है वो स्वतंत्र होंगी, वहां पे सब कुछ सिस्टम वगैरह जो है ठीक होगा। लेकिन भाई इन्हें बाद में जाके पता लगा समाजवाद जो है ये है तो ठीक है, लेकिन महिलाएं जो है फिर भी पिछड़ती जा रही हैं, महिलाओं के साथ बुरा हो रहा है। ये सब चीजें इन्हें बाद में जाके पता लगी धीरे धीरे। फिर जाके जो है भाई जो मार्क्स हैं ये और एंगेल्स हैं, इन्होंने जाके जो है धीरे धीरे महिलाओं के बारे में बातें करना शुरू की। अब इसी टाइप से भाई एंगेल्स है, एंगेल्स ने अपनी एक बुक लिखी थी। कब लिखी थी भाई? 1884 में, जिसमें भाई इन्होंने जो है महिलाओं को सपोर्ट करने से रिलेटेड जो है बातें लिखी, महिलाओं के रिलेटेड जो है बातें लिखी। उस बुक का नाम क्या था भाई? द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट। इस बुक में भाई इन्होंने महिलाओं से रिलेटेड जो जो भेदभाव वगैरह हो रहे हैं इससे रिलेटेड बहुत सारी जो है बातें लिखी। जैसे कि भाई इन्होंने पहली बात क्या लिखी, एंगल्स ने ये बताया अपनी इस बुक में कि जो महिलाएं हैं भाई उनका शारीरिक काम और लैंगिक काम, यानी कि उनका जो काम है, महिलाओं का जो काम होता है वो काम पता है क्या होता है? संतान उत्पत्ति, यानी कि बच्चे पैदा करना और परिवार की देखभाल करना, साथ ही साथ निजी संपत्ति जो है उसकी देखभाल करना। सिर्फ यही काम जो है होता है एक समाज में महिला का काम। और एंगल्स बताते ये सब चीजें गलत है। सिर्फ महिला इन सब चीजों के लिए नहीं बनी, बल्कि महिला इससे बढ़कर भी आगे बहुत सी चीजें जो है कर सकती है, ऐसा बोलते हैं एंगल्स। साथ ही साथ आगे क्या बताया भाई उन्होंने अपनी बुक में? ये जो महिलाओं का दमन हो रहा है ना भाई, ये प्राकृतिक रूप से नहीं हो रहा है, यानी कि महिलाओं को जो दबाया जाता है, रोका जाता है, पिछड़ रही है महिला, तो ये सब चीजें प्राकृतिक रूप से नहीं है बल्कि समाज की ही देन है। बल्कि ये सब चीजें पितृसत्ता के कारण हुई है। पितृसत्ता यानी कि समाज में भाई पुरुषों को ही सबसे ज्यादा मेन समझा जाता है, इसके कारण हो रही है पितृसत्ता। मैं आप लोगों को एक वर्ड अच्छे से समझाता हूँ। पितृसत्तात्मकता आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। होता क्या है भाई, ये एक व्यवस्था है समाज में। इस व्यवस्था के तहत भाई क्या होता है, जैसे मान लो आपके पिताजी हैं और ये आप हो और ये आपका बेटा है और ये आपके बेटे का बेटा है, तो आपके पिताजी की जो संपत्ति होगी आपके पिताजी के बाद वो सारी आपको मिलेगी। फिर आपकी संपत्ति सारी आपके बेटे को, फिर उसकी संपत्ति उसके बेटे को। तो ये सारी चीजें सिर्फ बेटों के लिए ही चलती आ रही हैं, लेकिन महिलाओं का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है, महिलाओं को तो पूछा नहीं जा रहा। तो इस व्यवस्था को कहते हैं भाई पितृसत्तात्मकता व्यवस्था। और इसी वजह से जो है महिलाओं का दमन हो रहा है, महिलाओं को दबाया जा रहा है, महिलाओं का जो है शोषण हो रहा है, ऐसा बोलते हैं एंगल्स। आगे क्या बोलते हैं भाई एंगल्स कि जो निजी संपत्ति यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी वगैरह जो जब से आई है ना, प्राइवेट प्रॉपर्टी वगैरह का सीन, और जो ये पितृसत्तात्मक चला आ रहा है, यानी कि पुरुष को जो संपत्ति दी जाती है पुरुष के हाथों में, इस चीज की वजह से भाई महिलाओं की जो पहचान है वो बिल्कुल ही खत्म हो गई है, अंधेरे में चली गई है। यानी कि महिला नाम की कुछ चीज भी होती है समाज में, ऐसा समाज को बिल्कुल भी नहीं पता। समाज मानता ही नहीं है कि भाई महिला नाम की कुछ चीज भी है, क्योंकि तभी तो भाई जितनी भी व्यवस्था होती है वो सारी पुरुषों के लिए बनाई जा रही है समाज में। तो ये सारी चीजें जो है बहुत ज्यादा बेकार है, ऐसा बोलते हैं एंगल्स। आगे क्या बोलते हैं भाई एंगल्स या मार्क्सवादी नारीवादी लोग, ये लोग ये मानते हैं, ये सोचते हैं कि जो पूंजीवाद है ना भाई, यही मेन कारण है महिलाओं के उत्पीड़न का। और पूंजीवाद मैंने आप लोगों को ऊपर पढ़ा दिया। ये जो निजी संपत्ति यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी वगैरह को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, यहाँ पे सरकार वगैरह की ज्यादा नहीं चलती है, ये सिस्टम ही जो है बहुत ज्यादा बेकार है महिलाओं के लिए, ऐसा बोलते हैं ये मार्क्सवादी नारीवादी लोग। और इसीलिए भाई क्या करते हैं मार्क्सवादी नारीवाद, ये कहते हैं अगर महिलाओं को स्वतंत्रता देनी है, समानता देनी है, तो ये पूंजीवादी व्यवस्था जो है खत्म करनी पड़ेगी। आगे बोलते हैं भाई ये मार्क्सवादी लोग ये कहते हैं कि जो महिलाओं के साथ भाई उत्पीड़न वगैरह होता है, जो महिलाओं को दबाया जाता है, महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है, महिलाओं का दमन किया जाता है, ये सब चीजें पुरुष नहीं करता, बल्कि जो समाज में, जो राजनीति में, जो आर्थिक संरचना में, यानी कि जॉब वगैरह वगैरह पे या काम धंधे वगैरह जो होते हैं, इनमें भाई जो व्यवस्थाएं चल रही है ना, उसकी वजह से महिलाएं जो है
वो पिछड़ रही है समाज से, क्योंकि इनमें सिस्टम ही ऐसा बना दिया गया है। क्योंकि हर पुरुष तो एक जैसा नहीं होता, सभी पुरुष तो ये नहीं सोचेंगे कि भाई महिलाओं को दबा के रखना चाहिए, लेकिन समाज में सिस्टम ही ऐसा बना दिया गया है कि महिला ऑटोमेटिक जो है दबती जा रही है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो यही सारी बातें जो है करते हैं भाई मार्क्सवादी लोग, और ये लोग जो है भाई ज्यादा ना आर्थिक कारकों पे ज्यादा सपोर्ट करते हैं। जैसे क्या, ये कहते हैं भाई पूंजीवाद का बहुत ज्यादा विरोध करते हैं, और प्राइवेट प्रॉपर्टी वगैरह का जो है बहुत ज्यादा विरोध करते हैं, पितृसत्तात्मकता बहुत ज्यादा विरोध करते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो है पूंजीवाद से जुड़ी हुई है पितृसत्तात्मकता। तो यही जो है इनकी बहुत ज्यादा बड़ी कमी है एक तरीके से मार्क्सवादी, क्योंकि इन्होंने भाई सिर्फ आर्थिक कारकों पर ही ज्यादा फोकस करा है। समाज में जो स्थिति बेकार हो रही है, राजनीति में जो बेकार हो रही है, इन पे थोड़ा कम फोकस करा है। ये शॉर्टली भाई मैंने आप लोगों को समझा दिया है मार्क्सवादी नारीवाद क्या होता है। पेपर में आप लोगों को इससे ज्यादा लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है। अब समझते हैं भाई हम कट्टरपंथी नारीवाद। इसके नाम से ही समझ में आ रहा है भाई कट्टरपंथी नारीवाद। तो कट्टरपंथी भाई, ये कट्टरपंथी क्या है, एक तरीके से हिंसा पर जोर देते हैं भाई, ये लड़ाई दंगे वगैरह पर जोर देते हैं। ये कहते हैं कि भाई अगर तुम्हें बदलाव लाना है तो कुछ भी करो, कैसे भी करो, पर बदलाव लाओ। ये इस बात पे फोकस करते हैं। तो कट्टरपंथी नारीवाद अगर पूरा देखें तो ये कहते हैं महिलाओं के लिए अगर तुम्हें लड़ना है, महिलाओं का भाई सपोर्ट करना है, तो हिंसा वगैरह जो मर्जी करो, बट बदलाव लाओ, महिलाओं के लिए काम करो, चाहे कुछ भी करो, फिर चाहे हिंसा करो, मार काट वगैरह जो करनी है सब करो। तो समझते हैं भाई इस वाली विचारधारा को भी। तो देखो भाई, ये जो कट्टरपंथी नारीवादी विचारधारा है ना, इसे भाई शॉर्टली हम रेड फेम भी कहते हैं। तो पेपर में रेड फेम लिखा आ जाए तो कंफ्यूज मत होना। साथ ही साथ इसे भाई अमूल परिवर्तनवादी नारीवाद भी कहते हैं। अमूल परिवर्तन नारीवाद से नाम समझ में आ रहा होगा, यानी कि तुरंत बदलाव पे जो है फोकस करते हैं। ये कहते हैं तुरंत बदलाव करो इन चीजों में, जो भी महिलाओं के खिलाफ चीजें हो रही हैं उन सबको तुरंत बदलो, चाहे कैसे ही बदलो, चाहे कोई भी तरीका अपनाओ, हिंसा करना है वो करो, जो मर्जी करो, पर तुरंत बदलाव करो। तभी इसका नाम जो है पड़ गया अमूल परिवर्तन नारीवादी। तो अगर पेपर में अमूल परिवर्तन नारीवादी आ जाए तो भी कंफ्यूज मत होना। अब ये जो विचारधारा है ना भाई, इसकी शुरुआत जो हुई वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई, और इस विचारधारा के तहत भाई समाज में जो व्यवस्था वगैरह चलती है उनमें परिवर्तन लाने की जो है डिमांड की जाती है। यानी कि ये लोग कहते हैं, जो इस विचारधारा को मानते हैं, कट्टरपंथी नारीवाद विचारधारा को, ये कहते हैं भाई समाज में जो भी सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं जिसमें भाई पुरुषों को ही ज्यादा महत्व दिया जाता है, महिलाओं को पूछा नहीं जाता, इन सब में परिवर्तन लाओ, और अभी लाओ, तुरंत लाओ। फिर चाहे वो कुछ भी करो, तुम चाहे हिंसा करो, जो मर्जी करो, पर कुछ भी करके परिवर्तन लाओ। तभी इसका नाम कट्टरपंथी या मूल परिवर्तनवादी नारीवाद पड़ा है। ठीक है भाई। आगे भाई ये जो इस विचारधारा को मानने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं भाई, महिलाओं की समानता का भाई सपोर्ट करते हैं। यानी कि जो महिलाओं की पर्सनल लाइफ होती है ना अपनी खुद की, मान लो जो उनका परिवार होता है, उनका जो निजी जीवन होता है वो परिवार में ही बंधा हुआ रहता है, तो ये कहते हैं तुम्हारे खुद के परिवार में भी जो है पहले समानता होनी जरूरी है। तो ये निजी जीवन में जो है महिलाओं की समानता का सपोर्ट करते हैं। ये कहते हैं कि भाई परिवार में भी जो है महिलाओं को पहले समानता होनी चाहिए, तभी जाके तो जो है समाज में समानता मिलेगी महिलाओं को। तो पहले परिवार में समानता होनी बहुत जरूरी है। आगे क्या कहते हैं भाई ये लोग, आगे भाई ये पितृसत्तात्मकता का विरोध करते हैं। ये कहते हैं कि समाज में ये जो पितृसत्तात्मकता चल रही है ना, जिससे क्या होता है, पुरुष जो है महिलाओं पर हावी हो जाता है, महिलाओं पर अपना हक जताता है, महिलाओं को दबाने की कोशिश करता है, उन पर अत्याचार वगैरह करता है। ये सब चीजें गलत है। इन सब चीजों में परिवर्तन लाना चाहिए, बदलाव लाना चाहिए, और तुरंत बदलाव लाना चाहिए। और इस चीज का बदलाव लाने के लिए भाई ये कहते हैं कि पितृसत्ता को भाई खत्म करो, चाहे कैसे भी करो, संघर्ष वगैरह करो, हिंसा वगैरह करो, मारकाट वगैरह जो करनी है वो करो, पर ये पितृसत्तात्मक जो है इस चीज को खत्म करो। समाज में जो भी महिलाओं के विरुद्ध चीजें हो रही है उन सबको खत्म करने के लिए जो करना है वो करो। साथ ही साथ जो भाई यौन वस्तुकरण होता है, बलात्कार होता है, और अन्य हिंसा वगैरह जो होती है ना भाई महिलाओं के साथ, इन सब चीजों को भी भाई ये कहते हैं कि भाई हिंसा वगैरह करके ही इन सब चीजों को खत्म किया जा सकता है। यानी कि ये सारे काम शांतिपूर्वक जो है नहीं निपटेंगे, बल्कि हमें इस चीज का विरोध हिंसा से करना पड़ेगा। हमें स्ट्रिक्टली जो है इन सब का विरोध करना पड़ेगा, कट्टर बनना पड़ेगा भाई हमें इस चीज के विरुद्ध में। आगे क्या कहते हैं भाई ये कट्टरपंथी नारीवादी लोग, ये इनका मानना ये है कि जो पुरुष होता है वो महिलाओं को दबाने के लिए भाई सामाजिक व्यवस्था और भी अन्य नियंत्रणों का जो है वो यूज करता है। यानी कि सामाजिक व्यवस्था को यूज करके
पुरुष जो है महिलाओं को दबाने की कोशिश करता है और भी नए नए तरीके जो है उनको इस्तेमाल करके पुरुष महिलाओं को दबाने की कोशिश करता है। और इस चीज में परिवर्तन लाना हमें बहुत जरूरी है। फिर चाहे हम संघर्ष करें, हिंसा करें, जो मर्जी करें, पर हमें जो है तुरंत इस चीज में परिवर्तन लाना चाहिए। अब इस विचारधारा के जो प्रमुख विचारक है, यानी कि इस विचारधारा को जो सपोर्ट करते हैं पढ़े लिखे लोग, विद्वान लोग, वो कौन है भाई? वो है पहले भाई सिमोन द बुआ। ये नाम थोड़ा सा अजीब सा है भाई, बड़े पढ़े लिखे विद्वान इंसान है सिमोन द बुआ। सुलामित फायरस्टोन, केट मिलेट, वर्जीनिया वुल्फ, एल्टीन आयरिश, मैरियम यंग। तो ये सारे जो है भाई विचारक हैं जो कट्टरपंथी नारीवाद को सपोर्ट करते हैं। इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है भाई सिमोन द बुआ। ये फ्रांस की थी भाई, फ्रांस की नारीवादी लेखक थी भाई ये सिमोन द बुआ। इन्होंने भाई अपनी एक बुक लिखी जिसका नाम था द सेकंड सेक्स। कब लिखी थी भाई? ये 1949 में लिखी थी। और इस बुक में इन्होंने ये बताया कि स्त्रियां जो है भाई ऐसी पैदा नहीं होती, बल्कि उन्हें ऐसा बना दिया जाता है। कहने का मतलब ये है जो स्त्रियों को दबा के रखा जाता है, ये भाई नेचुरली थोड़ी पैदा होती हैं ऐसी स्त्रियां, नहीं भाई, बल्कि इन्हें शुरू से पैदा होती जो है इन्हें ऐसा बना दिया जाता है। इन्हें यही सब चीजें इनके सामने लाई जाती है, समाज में इन्हें ये सारी चीजें बताई जाती है। तो ये सारी चीजें सिमोन द बुआ ने अपनी बुक में लिखी। आगे क्या भाई इन्होंने बताया अपनी बुक में कि ये जो पुरुष प्रधान समाज है ना, इसमें द्वितीय लिंग की भाई दर्जा दिया है महिलाओं को, जबकि भाई पहला लिंग भी तो दे सकते थे। कहने का मतलब है भाई जो दूसरा जेंडर माना जाता है वो महिलाओं को माना जाता है, तो पहला जेंडर मान लेते भाई महिलाओं को। बट नहीं भाई, पुरुष प्रधान समाज ने पहले नंबर पे रखा है पुरुष को और दूसरे पे रखा है महिलाओं को। तो यहीं से जो है मेन भेदभाव जो है होना स्टार्ट हो गया है। तो ये सारी बातें भाई इन्होंने लिखी अपनी बुक में। आगे भाई जो वर्जीनिया वुल्फ थी, इन्होंने भाई क्या कहा, महिलाओं की निर्भर स्थिति को देखते हुए इन्होंने कहा कि भाई महिला होने के नाते मेरा कोई देश नहीं है। कहने का मतलब ये है, इन्होंने ये बोला कि भाई महिलाएं जो है वो दूसरों के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। भाई महिलाओं को हर चीज के लिए दूसरों के ऊपर जो है डिपेंड होना पड़ रहा, पुरुषों के ऊपर डिपेंड होना पड़ रहा, उनकी सुननी पड़ रही है, सरकार की माननी पड़ रही है। वो अपने मन से जो कुछ भी चीजें नहीं कर पा रही हैं, जबकि वो करना चाहती है, उनके पास क्षमता है, लेकिन वो जो है कर नहीं पा रही है। तो इसी वजह से वो बोलती है ये जो मैं महिला हूं ना, तो इसी वजह से मेरा कोई भी देश नहीं है, क्योंकि किसी भी देश में जो है मुझे स्वतंत्रता नहीं मिली है, समानता नहीं मिली है। आगे भाई जो फायरस्टोन थे, इन्होंने भाई अपनी एक बुक लिखी और बुक का नाम क्या था भाई? डायलेक्टिक्स ऑफ सेक्स। ये बुक इन्होंने कब लिखी भाई? 1970 में लिखी थी। इन्होंने भाई नारीवाद से रिलेटेड जो है बहुत सारी बातें लिखी, व्याख्या करी और नारीवादी आंदोलनों को व्याख्या करके एक नई दिशा प्रदान करी। यानी कि इन्होंने भाई बहुत सारी जो है नारीवाद से रिलेटेड बातें लिखी अपनी इस बुक में। और वो सारी चीजें बताते हुए इन्होंने ये बताया कि तकनीकी विकास को स्त्री मुक्ति का साधन बताया भाई इन्होंने। यानी कि ये बोला अगर हम तकनीकी विकास कर लेंगे तो स्त्री जो है ऑटोमेटिक स्वतंत्र हो जाएंगी। यानी कि ज्यादा से ज्यादा विकास करो, तकनीकी विकास, तो स्त्री जो है मुक्त हो जाएंगी, स्वतंत्र पूरी तरीके से हो जाएंगी। आगे भाई जो कैट मिलेट है, इन्होंने भाई अपनी एक पुस्तक लिखी। ये पुस्तक इन्होंने भी भाई 1970 में लिखी। इस बुक का नाम क्या था भाई? सेक्सुअल पॉलिटिक्स। इस बुक में भाई इन्होंने ये बताया कि जो नारीवाद है इसको एक राजनीतिक आंदोलन देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। यानी कि नारियों को एक आंदोलन करना चाहिए जिसमें जो उनके साथ भेदभाव, विरोध वगैरह जो उनको दबाया जाता है, उन सबका बदलाव किया जा सके। इस वजह से एक राजनीतिक आंदोलन होना चाहिए। आगे भाई इन्होंने अपनी बुक में ही बताया, कैट मिलेट ने, कि जो स्त्री और पुरुष का संबंध है ना, ये प्राकृतिक नहीं है बल्कि राजनीतिक है। यानी कि ये प्रकृति ने नहीं बनाया भाई स्त्री और पुरुष का संबंध, ये बल्कि राजनीतिक तौर पर बनाया गया है। वो कैसे? क्योंकि भाई जो पुरुष स्त्रियों पर नियंत्रण करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं पुरुष स्त्रियों को, ये सब चीजें भाई नेचुरल नहीं है, जीव वैज्ञानिक तौर पे नहीं है ये सब चीजें, यानी कि प्राकृतिक नहीं है, बल्कि ये सब चीजें सामाजिक संरचना की ही देन है, राजनीति की ही देन है। ये सब राजनीति सामाजिक संरचना की वजह से ही हुआ है। और इनकी जो भाई बुक है, ये अमेरिका में जो नारीवादी आंदोलन हुआ था इसको बढ़ावा देने के लिए भाई बहुत ज्यादा उपयोगी साबित हुई थी, बहुत ज्यादा, क्योंकि लोगों ने भाई अमेरिका में बहुत ज्यादा इनकी बुक वगैरह पढ़ी, जिससे वो मोटिवेट हुए, प्रोत्साहित हुए, उन्हें नॉलेज मिली, जागरूकता मिली, फिर जाके जो है महिलाओं को धीरे धीरे अधिकार मिले अमेरिका में भी जाकर। तो बस भाई यही था हमारा कट्टरपंथी नारीवादी आंदोलन। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा
वो है भाई भारत में नारीवादी आंदोलन। तो चलो भाई भारत में जो है नारीवाद की शुरुआत कैसे कैसे हुई वो सब जो है अब स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे हम। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई यहाँ से बनता है, पहली बता रहा हूँ तो थोड़ा याद रख लीजिएगा और ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब ये जो भाई पुरुष का हर जगह वर्चस्व रहता है, ये समाज की एक सच्चाई है, यानी कि पुरुष का ही हर जगह बोलबाला रहता है, पुरुष को ही महान माना जाता है और यही जो है हर एक समाज की सच्चाई भी है। और भारतीय समाज भी भाई इससे जो है दूर नहीं रह सका। भारतीय समाज में भी क्या होता है, पुरुष को ही महान माना जाता है, महिलाओं को तो ज्यादातर पूछा तक नहीं जाता। और स्पेशली अगर भारत में देखेंगे तो महिलाओं की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा निचले दर्जे की रही है भाई भारतीय समाज में। तो क्योंकि आपने देखा है भाई पुराने समय में भी और आज के समय पे भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो पुरानी बातों को मानते हुए आए हैं, जिन्होंने महिलाओं की स्थिति जो है बहुत ज्यादा बिगाड़ रखी है। आज भी भाई बहुत सी महिलाएं ऐसी होंगी जो ये वीडियो देख रही होंगी और भाई बहुत से ऐसे बॉयज होंगे, पुरुष होंगे जो ये वीडियो देख रहे होंगे। तो भाई थोड़ी अपनी थिंकिंग वगैरह को बदलो। अगर आप लोगों की इस टाइप की पुरानी थिंकिंग है तो इस थिंकिंग को ठीक करो। अब जैसे भाई भारतीय समाज में देखेंगे तो समाज में लगभग भाई आधी से ज्यादा आबादी या आधी आबादी तो महिलाओं की होती है, महिला होती है आधी और आधी पुरुष होते हैं भारतीय समाज में। उसके बावजूद भी भाई बहुत से ऐसे मूलभूत अधिकार है, इंपॉर्टेंट अधिकार है जो महिलाओं को कभी मिले ही नहीं है, महिलाएं उनसे वंचित रही हैं। इसलिए भाई भारत में भी जो है पितृसत्ता का विरोध जो है बहुत ज्यादा किया जाता है और समान अधिकार के लिए लड़ाई भी बहुत बार हुई है भारत में भी। अब भाई हम भारत में जो नारीवादी आंदोलन को पढ़ने वाले हैं इसे भाई 3 टाइम में बांट के पढ़ेंगे, यानी कि इन्हें 3 टाइम पीरियड में बांट दिया हमने, ठीक है ना, 3 काल में बांट दिया, 3 समय में बांट दिया और फिर उसके हिसाब से जो है स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे इसे कैसे कैसे आंदोलन जो है हुआ है नारियों से रिलेटेड। पहला जो भाई हमारा चरण कह सकते हो ये कहां से कहां तक है भाई, आप लोगों का 1850 से 1915 के बीच के टाइम में भाई कैसे आंदोलन हुआ, क्या दिक्कतें थी वो समझेंगे। तो भाई भारत में जो औपनिवेशिक टाइम पे जो नारीवादी आंदोलन वगैरह हुए थे, यानी कि अंग्रेज वगैरह के टाइम पे जो नारीवादी आंदोलन वगैरह हुए थे वो पश्चिम से बिल्कुल ही अलग है। पश्चिम मतलब कि जो यहाँ पे अमेरिका में, ब्रिटेन में, फ्रांस वगैरह में जो आंदोलन हुए थे नारीवाद को लेके उससे बिल्कुल अलग है। अब वो कैसे अलग है, क्योंकि भाई भारत में जो नारीवादी आंदोलन वगैरह हुआ था ना वो सामाजिक सुधार आंदोलन और राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा हुआ है। जबकि हम पश्चिम में देखेंगे तो भाई यहाँ पे क्या है, यह आंदोलन इन चीजों से नहीं जुड़े हुए हैं। लेकिन भारत में जो भाई आजादी की लड़ाई वगैरह लड़ी जा रही थी उसी टाइम पे जो है नारीवाद आंदोलन भी जो है छेड़ा गया था। और साथ ही साथ समाज में बहुत सी जो बुराइयां थी, मैंने बताया सती प्रथा वगैरह जो है, तो इस चीज के लिए खत्म करने के लिए जो आंदोलन हुए थे, समाज सुधार वगैरह हुए थे, तो इस चीज के टाइम पे भी जो है नारीवाद विचारधारा आई थी भारत में, नारीवादियों के पक्ष में जो है बात की गई थी। तो इस वजह से भाई पश्चिम से है थोड़ा अलग है। अब भारत में जो भाई पहला नारीवादी आंदोलन हुआ था वो समाज में जितने भी अंधविश्वासी परंपराएं थी उनको समाप्त करने पर केंद्रित था। यानी कि जो भारत में जितने भी समाज में अंधविश्वास वगैरह हुआ करते थे तो उन सबको समाप्त करने के लिए जो है भारत में पहला नारीवादी आंदोलन जो है छेड़ा गया था। अंधविश्वास भाई किस टाइप के, जैसे सती प्रथा हो गई, बाल विवाह हो गया और देवदासी प्रथा हो गई, और भी भाई बहुत सी ऐसी छोटी मोटी प्रथाएं थी जिनमें कोई भी लॉजिक वगैरह जो है नहीं था और महिलाओं के विरुद्ध थी वो सारी। तो उन सबको खत्म करने के लिए जो है भारत में नारीवादी आंदोलन किया गया था। अब ये सारी भाई प्रथाएं जो है महिलाओं के लिए थी तो इन सबको समाप्त करने के लिए आंदोलन किया गया। तो ऑटोमेटिक देखेंगे तो ये नारीवादी आंदोलन भी तो कहलाया एक तरीके से, क्योंकि महिलाओं के लिए जो है आंदोलन किए जा रहे थे ये। अब ये भाई बहुत सारे विचारक हैं, आप महान व्यक्ति बोल सकते हैं, जिन्होंने क्या है महिलाओं के महत्व की बात करी, महिलाओं के अधिकार के लिए बात करी, महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए जो है बात की थी। उनमें भाई बहुत सारे विचारक है, जैसे राजा राम मोहन राय हैं, स्वामी विवेकानंद है, ज्योतिबा फूले है, सावित्री फूले है, फातिमा शेख है, ताराबाई शिंदे है, स्वामी दयानंद सरस्वती भी है, पंडिता रमाबाई भी है, सर सैयद अहमद खान भी है, और भी बहुत सारे जो हैं ऐसे विचारक थे, ऐसे महान लोग थे जिन्होंने भाई महिलाओं के लिए जो है आवाज उठाई थी इस टाइम पीरियड पे, जिस टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं। टाइम आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। और सिर्फ आवाज ही नहीं उठाई थी भाई, इन्होंने भाई विभिन्न संगठन वगैरह बनाने की कोशिश करी, कुछ कानून वगैरह बनाने की कोशिश करी, उनकी डिमांड वगैरह करके स्त्रियों को शिक्षा दिलवाने की कोशिश करी, जो विधवा था उसको शुरुआत कराने की कोशिश करी, स्त्री के अधिकार वगैरह जो है इनको दिलाने की कोशिश करी, प्रयास करा इन सारे विचारकों ने मिलकर। इनमें और भी नाम जो है अभी ऐड हो सकते हैं। तो मेनली देखा जाए कि भाई प्रथम चरण में क्या हुआ,
जो रूढ़िवादी बातें थी ना, इन सबको खत्म करने के लिए कुछ महान लोग आए, इन्होंने जो है इन सबको खत्म करके महिलाओं के अधिकार के लिए बात की और इन सारी प्रथाओं को खत्म करने की कोशिश की। तो ये था भाई हमारा पहला चरण। दूसरा चरण देखते हैं भाई। दूसरा चरण है हमारा 1915 से 1947 तक, यानी कि आजादी के टाइम तक। और इस टाइम पे आप लोगों को पता है भाई, हम जो है स्वतंत्रता वगैरह की लड़ाई जो है लड़ रहे थे अंग्रेजों से आजाद होने के लिए। तो इस वजह से ही भाई जो दूसरा चरण है, इसमें क्या हुआ, जो महिलाएं थी उन्होंने भाई सक्रिय भागीदारी दिखाई स्वतंत्रता आंदोलन में, और जो श्रमिक वगैरह जो आंदोलन वगैरह करते थे अंग्रेजों के खिलाफ, उनमें भी। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो इस टाइम पे जितने भी आंदोलन हुए थे उनमें जो है महिलाओं ने बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साथ ही साथ भाई ईस्वी वाले चरण में, यानी कि इसी टाइम पीरियड में बहुत सारे क्या हुआ, संगठन वगैरह बनाए गए महिला से रिलेटेड। जैसे कि भाई भारतीय महिला संगठन जो 1917 में बना था, तो इसके जैसे और भी जो है संगठन बनाए गए थे, और भी समूह बनाए गए थे, या और भी पार्टीज वगैरह जो है बनाई गई थी जो महिलाओं के पक्ष में बात करती थी। साथ ही साथ भाई कुछ कानून वगैरह भी बनाए गए थे, जैसे भाई शारदा एक्ट था भाई 1929 में बनाया गया था। इसके जैसे और भी कानून जो है बनाए गए थे। अब ये शारदा एक्ट क्या था, मैं थोड़ा आप लोगों को पढ़ा देता हूँ। देखो भाई, शारदा एक्ट मतलब कि एक ऐसा कानून बनाया गया था 1929 में, जिसके तहत भाई क्या हुआ था कि 14 वर्ष से कम जो है महिलाओं की शादी नहीं हो सकती, स्त्रियों की शादी नहीं हो सकती, और 18 वर्ष से कम पुरुषों की शादी नहीं हो सकती। तो आप देख सकते हो इस टाइम पे भी कितनी स्थिति खराब थी। 14 वर्ष से कम जो स्त्रियां करती थी उनकी शादी करा दी जाती थी। लेकिन इस शारदा एक्ट के खिलाफ जो आयु है वो 14 वर्ष कर दी गई कि 14 वर्ष के बाद ही आप करा सकते हो, उससे पहले नहीं करा सकते। तो एक तरीके से देखा जाए तो पूरी एक तरीके से सुविधा तो नहीं हुई महिलाओं के लिए, बट थोड़ी बहुत फिर भी हो गई थी। आगे क्या हुआ भाई, जो राष्ट्रीय आंदोलन वगैरह हुए भाई, जिसमें महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम तो आपने बहुत सुना होगा। इन्होंने बहुत ज्यादा जो सपोर्ट करा राष्ट्रीय आंदोलन में, भारत को आजादी दिलाने में। तो इन दोनों ने भी भाई महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करे, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे। उत्थान मतलब भाई महिलाओं के विकास के लिए, महिलाओं की समाज में स्थिति सुधारने के लिए। अब वो कैसे करा भाई इन्होंने, जो हमारे महात्मा गांधी थे उन्होंने भाई सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, छुआछूत और जो विधवाओं के साथ शोषण वगैरह हुआ करता था, इन सब का बहुत ज्यादा जो है विरोध करा था गांधी जी ने। और दूसरी तरफ अगर हम भीमराव अंबेडकर की बात करें तो इन्होंने भाई कुछ कानून बनाए, कानूनों को सपोर्ट करा भाई महिलाओं के लिए। जैसे भाई पहला कानून ने क्या सपोर्ट करा, क्या बनाया, प्रसूति अवकाश। साथ ही साथ भाई महिलाओं को मताधिकार दिलाने में भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका दिलाई उन्होंने। और साथ ही साथ संवैधानिक प्रावधानों के तहत भाई समानता दिलाने की कोशिश करी। जो लैंगिक भेदभाव होता था इस चीज को खत्म करने की कोशिश करी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अब ये प्रसूति अवकाश क्या है भाई, अवकाश मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा, छुट्टी को कहते हैं। तो जो महिलाएं भाई काम वगैरह करती हैं, किसी कंपनी है, फैक्ट्री वगैरह है, कहीं पे भी काम करती हैं, तो मान लो भाई बच्चे के जन्म के समय भाई उन्हें छुट्टी वगैरह जो चाहिए होती है तो उन्हें लीव दी जाती है, उसी को हम कहते हैं भाई प्रसूति अवकाश। तो इस चीज की शुरुआत भी जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने करी थी। अब भाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी ने तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इस टाइम पे, लेकिन कुछ और भी नारीवादी थे जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन सब के नाम जो है मैंने यहाँ पे दे दीजिए, आप खुद से पढ़ लीजिएगा। अब देखते हैं भाई तीसरा चरण। तीसरा चरण जो है ये हमारा भाई तृतीय 1947 से लेके आज तक का चरण जो है माना जाता है, यानी कि आज तक का टाइम। तो इस चरण में भाई नारीवादी आंदोलन वगैरह कैसे हुए वो पढ़ते हैं। अब ये जो भाई तीसरा चरण है ना भारत में नारीवादी आंदोलन से रिलेटेड, ये भाई आजादी के बाद तो शुरू हुआ है, हमें पता 1947 में भाई आजादी हो गई थी। तो इसके बाद से भाई सार्वजनिक और निजी जीवन में समानता से जुड़ा हुआ है। सार्वजनिक यानी कि समाज में समानता के लिए जुड़ा हुआ है, और निजी जीवन यानी कि पर्सनल लाइफ में भी भाई जो महिलाओं को समानता नहीं दी जाती है उस चीज से जुड़ा हुआ है ये। साथ ही साथ भाई इस चरण में और क्या क्या बातें की गई महिलाओं से रिलेटेड, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता, शिक्षा तक पहुंच, संपत्ति के अधिकार तथा लैंगिक भेदभाव के अंत से जुड़ा हुआ है। यानी कि इस तीसरे चरण में भाई महिलाओं के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता की बात की गई। महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा शिक्षित किया जाना चाहिए, इस चीज की बात की गई। संपत्ति का अधिकार वगैरह भाई नहीं हुआ करता था महिलाओं को, इस चीज के लिए बात की गई। और महिलाओं के साथ जो भाई जेंडर से रिलेटेड भेदभाव वगैरह होते हैं, जो स्त्री और पुरुष से रिलेटेड भेदभाव होते हैं, उन सब के को खत्म करने के लिए जो है इस चरण में बात की गई नारी आंदोलन के तहत। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और इस टाइम पे जो भाई नारीवादी आंदोलन
करता थे, यानी कि जिन लोगों ने भाई महिलाओं को सपोर्ट करा, वो जो विचारक थे, जो महान लोग थे, उनके भाई यहाँ पे नाम दे रखे हैं, जिनमें भाई पहले थे हमारे मेघना पंत, दूसरा है भाई हमारा वृंदा क्रांत, तीसरा है भाई हमारे मधु किश्वर, मेघा पाटेकर, गीता सहगल, वंदना शिवा, निवेदिता मेनन, नीरा देसाई, रुथ वनिता। तो और भी जो है नाम हो सकते हैं जिन्होंने जो है इस टाइम पीरियड में महिलाओं की पक्ष में बात करी, महिलाओं को सपोर्ट के लिए बात करी और महिलाओं के समाज में स्थिति को सुधारने के लिए बात करी। मेनली देखें तो भाई इस चरण में क्या हुआ भाई, महिलाओं के साथ जो समाज में भेदभाव और जो निजी अपनी उनकी खुद की पर्सनल लाइफ में जो भेदभाव वगैरह होता था उस चीज को खत्म करने की बात की गई। साथ ही साथ भाई शिक्षा वगैरह बढ़ाने पे बात की गई और संपत्ति के अधिकार दिलाने की बात की गई और लैंगिक भेदभाव जो होता था उस सबको खत्म करने की जो है बात की गई इस चरण के अंदर। अब ये जो भाई नारीवाद की चुनौतियों वाला टॉपिक है, यानी कि आप इसे नारीवाद की कहीं ना कहीं कमी के तौर पे लिख सकते हो, आलोचना के तौर पे लिख सकते हो पेपर में अपने आंसर को अच्छा बनाने के लिए। तो इस टॉपिक को भी आप भाई खुद से पढ़ लीजिएगा, कुछ ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है ये। गिनती की 6 आप लोगों को चुनौतियां बताई गई हैं, 6 कमियां बताई गई हैं, 6 आप आलोचना बोल सकते हो। नोट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने, वहां से आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना जरूर कि भाई आप लोगों को ये टॉपिक पढ़ के कैसा लगा। तो बस भाई आप लोगों का चैप्टर जो है यहाँ पे फिनिश होता है। कुछ दिक्कत हुई है तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, कुछ टीचिंग में दिक्कत लगी हो वो कमेंट बॉक्स में बताना, और अगर टीचिंग पसंद आई हो तो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट और लाइक जरूर छोड़ के जाना मेरे मोटिवेशन के लिए। फिलहाल के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।